गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने देखा था कि भाई इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ऊपर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टेंस को नहीं निकाल पा रहे थे, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट थी? कोलार्चुस लॉ की। तो कोलार्चुस लॉ क्या कहता है कि कोलार्चुस लॉ कहता है कि जो आपका ईच और एवरी आइन, मतलब जो प्रत्येक आइन होता है आपका किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वो एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विद इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये कोलार्चुस लॉ बोलता है कि आपका चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, वो डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा किसकी तरफ? मोलर कंडक्टेंस की तरफ। कब? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे आपका वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, तो कोलार्चुस लॉ के अंदर क्या कहा गया कि ईच एंड एवरी आइन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विद इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने ये ले लिया कि भाई ए एक्स और बी वाई आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट था। ठीक है, और ये आपका टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? टूट के आपका कन्वर्ट हो जाता है एक्स ए पॉजिटिव प्लस में वाई बी नेगेटिव। ये एक्स और वाई ये आपके क्या स्टिकोमेट्रिक कोफिशिएंट है कि भाई इतने इतने मोल्स के अंदर टूटा आपका। ठीक है, तो इसके लिए मोलर कंडक्टेंस क्या होता है कि कोलार्चुस लॉ के अनुसार मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जीरो कंसंट्रेशन कर दिया हमने, क्या होगा इसका? इसके अनुसार होगा आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए पॉजिटिव आइन का, क्योंकि हमने कहा था ना कि प्रत्येक आइन आपका कंट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर? मोलर कंडक्टेंस के अंदर। तो ए भी कंट्रीब्यूशन करेगा और बी भी करेगा मोलर कंडक्टेंस के अंदर इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, ये मतलब होता है। तो इसके अंदर एक्स मोल थे, तो एक्स मोल ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर किसके लिए? ए पॉजिटिव आइंस के लिए, प्लस में वाई नंबर ऑफ मोल्स मोलर कंडक्टेंस फॉर द बी नेगेटिव आइंस के लिए। तो जो टोटल मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, वो सम हो गया किसका? प्रत्येक आइंस के मोलर कंडक्टेंस के। ठीक है, ए पॉजिटिव वाले के मोलर कंडक्टेंस के सम के, प्लस में बी नेगेटिव वाले के जो मोलर कंडक्टेंस आ रहा है ना इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उन दोनों के सम के बराबर हो गया आपका टोटल मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये बोलता है आपका कोलार्चुस लॉ। इसके बाद इसके आती है एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस के अंदर क्या कहा गया? एप्लीकेशंस के अंदर कहा गया अभी बिल्कुल सिंपल सा कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि आपका CH3 डबल बॉन्ड OH हो गया, इसके लिए आप कैसे कैलकुलेट करते हो? जैसे कि आपको डाटा दे दिया जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर कि आपको CH3 डबल बॉन्ड Na सोडियम एसीटेट की वैल्यू दी जाएगी आपको, और आपको मान लीजिए आपको वैल्यू दे रखी है किसकी? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCl की दे रखी है आपको, और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NaCl के ऊपर आपको मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है। तो ये आपका किसके अंदर टूटेगा? ये आपका टूटेगा जो सोडियम एसीटेट आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसीटेट आइंस के लिए, प्लस में मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na पॉजिटिव, इसको इक्वेशन 1 मान लो। उसके बाद आपका HCl किसके अंदर टूटेगा? HCl आपका टूटेगा लैम्डा H पॉजिटिव प्लस में लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस के लिए, इसको इक्वेशन 2 मान लो। इसको NaCl वाले को आप इक्वेशन 3 मान लो। तो किस में टूटेगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Na पॉजिटिव आइंस, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर Cl नेगेटिव आइंस। इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दोगे आप, और इक्वेशन 3 को इसके अंदर से माइनस कर दोगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? आपके पास वैल्यू आ जाएगी आपके मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की, NaCl आपकी CH3 डबल बॉन्ड OH की आ जाएगी। आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा नेगेटिव, प्लस में मोलर कंडक्टेंस ऑफ H पॉजिटिव के इक्वल। आप माइनस करके देखोगे। तो सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है कि आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसको मेजर करने के लिए काम आता है, उसके डिटर्मिनेशन के लिए काम आता है। आपका क्या होता है? जैसे कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। रो का होगा आपका मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन C बाय में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, और थर्ड होता है आपका कि आप स्प्रिंगलीवली सोल्यूबल साल्ट्स के लिए इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो सोल्यूबिलिटी को किसके? जो स्प्रिंगलीवली सोल्यूबल साल्ट होते हैं आपके, मतलब जो कम सोल्यूबल साल्ट होते हैं ना, उनकी सोल्यूबिलिटी को मेजर कर सकते हो किसकी हेल्प से? आप कोलार्चुस लॉ की मदद से। सोल्यूबिलिटी उनकी किसकी इक्वल होगी? उनकी सोल्यूबिलिटी आपकी इक्वल होगी कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की इक्वल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फ्राइडेज फर्स्ट लॉ। तो फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या कहता है? फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कहता है आपका कि जो आपके इसके अंदर कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट और लिबरेटेड ऑन एनी इलेक्ट्रोड, जब जैसे कि आपकी कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड के अंदर तो आपका क्या होता है कि
एक इलेक्ट्रोड के अंदर से तो सब्सटेंस आपका डिपॉजिट होता है और एक के अंदर से आपका टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो एक इलेक्ट्रोड आपका थिन हो जाता है और एक आपका क्या हो जाता है, थिक हो जाता है। तो इसके अंदर कहा कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू इट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट के अंदर, कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोड थिक या थिन हुआ, मतलब उसके ऊपर मटेरियल डिपॉजिट हुआ या फिर जो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ या फिर लिबरेट हुआ, किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी उसके अंदर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। तो अमाउंट किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिसिटी के। तो W इक्वल टू जेड इंटू क्यू, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट उठाने के लिए हमने एक जेड का यूज़ किया। जेड क्या होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हो, आपका Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है फिजिक्स के अनुसार। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जेड इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा जब आपका आई कितना हो जाए 1 एम्पियर और आपका टी कितना हो जाए 1 सेकेंड। उसके बाद आपका आता है फ्राडेज सेकंड ला। सेकंड ला के अंदर क्या कहता है, सेकंड ला के अंदर कहता है कि आपने बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कनेक्ट किया है सीरीज के अंदर, वैन द 2 और मोर देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम, और आप उनके अंदर क्या कर रहे हो, सभी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हो। तो क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन ईच इलेक्ट्रोड, कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रोड के ऊपर जितनी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके इक्विवेलेंट वेट के। तो मतलब से W1 मान के चलो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, E1 के, मतलब पहले इलेक्ट्रोड के लिए बात कर ली, पहली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, और ये दूसरे इलेक्ट्रोड के लिए बात कर ली मान लीजिए। तो ये हो गया। तो जैसे कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करेंगे, के E1 हो गया, ये W2 इक्वल टू आपका के E2 हो गया, ठीक है। तो आप रेशियो निकालोगे W1 अपॉन W2 का, तो आपका किसके इक्वल आएगा, आपका रेशियो आएगा हमेशा इक्वल आपका E1 अपॉन E2 के, ठीक है। ये होता है आपका भाई फ्राडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। उसके बाद एक आपका छोटा सा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कि जब आप डिफरेंट एलिमेंट्स को, बहुत सारे एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करते हो इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो आप डिफरेंट एलिमेंट्स को अरेंज करते हो इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इन विद रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के आधार के ऊपर आप जब उनको अरेंज करते हो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, तो आपको एक सीरीज ऑब्टेंड होती है जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से आप EMF और आपकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसके अंदर रिलेशन निकाल सकते हो। आपका क्या रिलेशन होता है, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF ई सेल आपका रिलेशन होता है। दूसरा क्या निकाल सकते हो आप, फिजिबिलिटी ऑफ सेल रिएक्शन निकाल सकते हो। अगर डेल्टा G की वैल्यू आपकी 0 आती है तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, फिजिबल होगी, मीन्स वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर डेल्टा G आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन फिजिबल या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसी के आधार पर अगर डेल्टा E सेल आपका क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है तो रिएक्शन कैसी होगी, आपकी फिजिबल होगी। और अगर आपका डेल्टा E सेल क्या आता है, लेस देन 0 आता है तो रिएक्शन कैसी होगी, नॉन फिजिबल। थैंक यू।